हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज जो आपका क्वेश्चन है इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। आज जो आपका प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर से बताइएगा। वैसे आप बताएंगे तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो भी आप एक बार लिख लेंगे, आपको याद रहेगा तो आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बारे में आपको बताना है। आज IMF की स्थापना के बारे में बताना है और जैसे कि इसमें हेडक्वार्टर वो भी आपको बताना है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो बताना है और इसमें कितने देश हैं ये आ सकता है और इसकी मुद्रा क्या है ये भी आपको बताना है। और बाकी आप जितना बताएंगे ये सब फिर कल को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको IMF की स्थापना, हेडक्वार्टर और कितने देश हैं और इसकी मुद्रा क्या है ये सब आपको बताना है। अब बात करते हैं कल के जो कल का क्वेश्चन था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था अल्मोड़ा अखबार को लेकर। अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक और इसमें जो भी संपादक थे लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था और कुमाऊं का पहला और एकमात्र अखबार था 1971 से 1918 और पाइनियर का समकालीन था, तो ये भी इन्होंने बताया है। बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और फिर बद्रीदत्त पांडे 1913 के बाद ये इसके संस्थापक रहे थे। 46 वर्षों तक ये चला था। तो लगभग सभी ने इसमें जो उनको आता था वो सब इन्होंने लिखा हुआ है इसमें। अल्मोड़ा अखबार और यह अंग्रेजी अखबार हुकूमत को राष्ट्र न्याय 1918 में बंद कर दिया गया, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। 1918 में फिर बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक अखबार निकाला था। 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन ये अखबार निकला हुआ था। तो इनके संपादक आपको जरूर याद रखने दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है। जैसे संपादक की बात करें 48 वर्षों तक रहा था, जैसे बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, फिर बद्रीदत्त पांडे। तो इनमें से कौन नहीं था, तो इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो शुरुआत होगी हमारी हिंदी के धुआंधार प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अंतिम छायावादी काव्य माना जाता है। बाकी यहाँ पर आपको लगभग छायावादी जो कवि हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। लहर जयशंकर प्रसाद, गुंजन सुमित्रानंदन पंत, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, इसने निझर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे लहर है तो इनकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गुंजन इन सुमित्रानंदन पंत की, उर्वशी दिनकर की है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, पहले तक आयोग पूछता था। और इसने निर्जर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनसे तो खैर एग्जाम में आता, तो निराला इनका उपनाम है। तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गुंजन। सुमित्रानंदन पंत की जो गुंजन रचना है ये अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभों की बात करें, 3 तो यहाँ पर हैं, जैसे प्रसाद हैं, पंथ और निराला और एक फिर महादेवी वर्मा। तो ये 4 जो हैं इसके प्रमुख छायावादी के जो प्रमुख स्तंभों में आते हैं। और जैसे प्रसाद हैं, इनको तो छायावाद का ब्रह्मा तक कहा जाता है। छायावाद का से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा। और फिर सुमित्रानंदन पंत को कहा जाएगा विष्णु और फिर बाकी महेश निराला को कहा जाता है। तो यहाँ तक इनको कहा जाता है। तो खैर इस तरह से शायद आया है नहीं आया एग्जाम पर, लेकिन क्या पता किसी एग्जाम बन सकता है छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। तो यही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम छायावादी काव्य माना जाता है, तो गुंजन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जिस शक्ति से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे कहते हैं लक्षणा, लक्षार्थ, व्यंजना या अविदा। तो शब्द शक्ति के दोस्तों 3 भेद होते हैं, लक्षणा, व्यंजना, अविदा, और इनमें से ही बताना आपको। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अविदा। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो वहाँ पर लगता है जो लोग नहीं पढ़े रहते तो वहाँ पर माना कि आपने मान लिया कि एग्जाम में आ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे। जिन्होंने पढ़ा तो उनके लिए बिल्कुल आसान है। इसका क्षेत्र हो जाएगा अविदा। जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे अविदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर पूरे वाक्य दिखाई नहीं दे रहे, चलो इतने में दिखाई दे रहा है मिश्र वाक्य। तो बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे। तो और वाला तो हो गया हमारा कौन सा संयुक्त वाक्य, इसको हम हटा लेंगे। और स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू होगी। तो और जो हो गया ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। स्कूल तो अभी खैर अभी तो नहीं खुले हैं, फिर अभी जल्दी खुलेंगे। तो स्कूल खुल गए और बाकी जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी होंगे। तो स्कूल खुल गया ये तो, और ये तो संयुक्त वाक्य, ये भी संयुक्त वाक्य। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। तो ये बिल्कुल सीधा सा सरल सा
प्यारा सा वाक्य लग रहा है। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है, उसे बात भी बिल्कुल सही कही गई है और ये हो जाएगा सरल वाक्य। तो बचा कौन सा वाक्य, यहाँ पर आप पहचानिए कि बस प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं। तो प्रधानाचार्य भी अच्छी बात कह रहे हैं और यहाँ पर की से आपने पहचान लिया, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपको पहचानना आना चाहिए, बाकी आप वाक्य को रट नहीं सकते, कितने वाक्य हैं, आयोग कहाँ कहाँ से आपके सामने कुछ भी बना सकता है, बाकी आप पहचानने की ट्रिक आपको आनी चाहिए बस। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पाप पुण्य खैर बचपन से आपको पता है। मानव दानव, सरल कठिन, तो ये भी आसान है। बाकी पवित्र का अपवित्र होना चाहिए था, पवित्र का यहाँ पर मूर्ख कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्युक्ति पहली बात इसमें कौन सी संधि होगी, संधि बात कर लेते हैं, यण संधि इसमें होगी। और अति धन उक्ति, जैसे अत्याचार होता है, अति धन आचार अत्याचार, अति धन उक्ति अत्युक्ति, तो इसमें यण संधि होगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं तो उनमें ही आता है हमारा यण संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि और दीर्घ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि और गुण संधि, ये सब जो संधियाँ होती हैं स्वर संधि के भेद में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 के विषय का वर्णन है। तो ये अच्छे एग्जामों में आता है प्रश्न है। तो संविधान का अनुच्छेद 351, तो 351 आपको याद रखना है। संघ की राजभाषा, तो ये 343 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय, ये सब 348। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, राजभाषा हिंदी के लिए दिशा निर्देश, कौन सा अनुच्छेद, तो आर्टिकल नंबर 351। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न आपको दिख जाएगा। बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है या और भी एग्जाम है तो वहाँ पर भी आपको ये दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत के लिए स्वतंत्रता के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और लिखी इस वाक्य में रेखांकित पद है, यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित है आपने, ये आपको यहाँ पर बताना है आपने जो है ये इसमें से क्या होगा। तो आपने जैसे जिनको नहीं पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके, जो लोग नए होंगे तो वो भी नेहरू जी की है, तो वो आप बिल्कुल याद रखिएगा जो नए हैं। बाकी जो अनुभवी हैं उनके लिए तो खैर कुछ नहीं है। तो आपने हो जाएगा इसमें से निजवाचक मध्यम पुरुष, तो ये आपने हो जाएगा यहाँ पर, तो आपने हो जाएगा यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये सब याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत युग्म है और यहाँ पर परियोजनाएं दी हुई हैं और कई बार यहाँ से 1 नंबर के लिए बनता है टिहरी, किसाऊ, टॉन से इनमें से। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना के ही संगम पर है। किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर है, बिल्कुल सही बात कही गई है। लखवाण बांध यमुना नदी पर है, तो ये पटवारी के एग्जाम में आया था पिछली बार जो 2016 में एग्जाम आता। लखवाण बांध किस नदी पर है बीच में भरने के लिए इस तरह से, तो यमुना नदी पर है। तो 1 नंबर के लिए देखिए इस तरह से पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोटेश्वर। ये सरयू ना होकर के ये करेंगे हम भागीरथी, और ये 400 मेगावाट का है। जैसे इसी में जैसे टिहरी डैम में ही है कोटेश्वर भी, उससे आगे वो बना हुआ है। जैसे 2400 मेगावाट की, तो इसमें से 400 कोटेश्वर है, बाकी ये वाली परियोजना है। और ये भी भागीरथी नदी पर ही है कोटेश्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है। आप इस प्रश्न को अगर एग्जाम में आ जाए तो सभी के सभी खुश, 1 नंबर सभी को, और जिसने ऑप्शन गलत भरा उधर तो उनका तो गया। पर खुशी से हमारे इतना भी वो मत करना कि मतलब ऑप्शन आप ऊपर का नीचे भरते हैं या फिर नीचे का ऊपर, तो ऐसा भी होता है एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल ध्यान से चेक करके ही वहाँ पर गोले भरने हैं ध्यान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जो जिला है तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा, पौड़ी गढ़वाल। और सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है, तो ये भी एग्जाम में आया है। सर्वाधिक गांव कहाँ हैं, तो सर्वाधिक जो गांव हैं तो वो भी यहीं है पौड़ी। सर्वाधिक वीडियो की पोस्ट कहाँ है, तो पौड़ी में ही है। खैर ये एग्जाम में नहीं आना है, खैर जो लोग वीडियो बन जाएंगे तो लगभग 80 के आसपास है, 80 से ज़्यादा कुछ पोस्टें पौड़ी गढ़वाल में है, तो ये पौड़ी हो जाएगा। और सर्वाधिक जैसे तहसीलों की बात करें तो तहसील कहाँ है सर्वाधिक, तो पिथौरागढ़ में है, 13 तहसील हैं, पिथौरागढ़ में 13 तहसील हैं। और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों की बात करें जैसे तो 11 हैं, क्यों कहाँ अब कहाँ होंगी, जैसे जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ होंगी, तो कहाँ है हरिद्वार में, तो 11 हैं। तो ये सब बिल्कुल याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ व्यक्ति एक तरफ पुरस्कार। दीप जोशी
रमन मैक्स से बिल्कुल सही है, 2009 में इनको दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा रमन मैक्स से, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा इनकी अभी 21 मई को कोरोना के कारण अभी मृत्यु भी हो गई थी। और जो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा इनको रमन मैक्स से नहीं मिला है, तो यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट रमन मैक्स से 1982 में मिला है। बाकी भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत अभी तक के इतिहास में बात करें तो एकमात्र उत्तराखंड राज्य से 1957 में इनको मिला था। और हंसा मनराल द्रोणाचार्य 2001 में इनको दिया गया था, भारत्तोलन से भी इनका संबंध था। और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर होगा चंडी प्रसाद भट्ट रमन मैक्स से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? ये बड़े एग्जामों में आता है वैसे, क्योंकि पिछली बार जो पीसीएस हुआ था उसके एग्जाम में आया हुआ था, पीटी एग्जाम में। तो इनमें से आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आप जिन्होंने मैप देखा है वो लोग तो बना लेंगे, लेकिन जिन्होंने वैसे ही पढ़ते हैं हवा में, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। खैर, पूर्वी जिला लगभग सभी को पता होगा। अस्कोट, जैसे पिथौरागढ़ में अस्कोट तो आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी बिनसर अल्मोड़ा में आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन आपके बचे। बाकी बिनसर अस्कोट तो लास्ट से अगर देखेंगे 2 ऑप्शन में है। बाकी टक्कर यहाँ पर जो रह रही है आपकी नंदा देवी और केदारनाथ की। तो इसका मैं करेंगे, जैसे केदारनाथ जैसे ये वाला है तो ये आपने सुना होगा, रुद्रप्रयाग में भी, चमोली में भी, तो इसको आप पहले करिए, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर बाकी ये बिनसर अस्कोट ये सब सेम ही चलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.69%। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। और इस तरह से भी आ सकता है कि उत्तराखंड में जो देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 0.83% या 83 याद रखें सीधे सीधे, या 1.69 इस तरह से सीधे सीधे, क्योंकि याद करने के लिए सही रहता है। बाकी आप बोल क्या रहे हो तो खैर। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 0.83%, 0.83। तो इतना है जो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये, तो ये आपको याद रखना। बाकी जो इसका क्षेत्र हो जाएगा क्षेत्रफल का 1.69%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपने शुरुआत में थंबनेल में भी देखा होगा। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 फरवरी 2004, 15 फरवरी 2004, 10 फरवरी 2004 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको यहाँ पर डेट याद नहीं है तो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। बाकी देखिए, बाकी सभी फरवरी हैं, 10, 12, 15, इनमें से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन जिन लोगों ने अपने मन में सोचा ईमानदारी से, 12 फरवरी 2004, वो बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है, धारानवाला अल्मोड़ा में है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी या नैनीताल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एबॉट माउंट जो है ये है कहाँ? चंपावत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो लोग नए होंगे, जिन्हें पढ़ा नहीं होगा, तुक्का लगा रहे होंगे, तो अपने मन में नैनीताल या उत्तरकाशी, क्योंकि नैनीताल ज़्यादा लग रहा होगा कि इस तरह की चीज़ें यहाँ होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एबॉट माउंट जो है, एबॉट माउंट ये हो जाएगा कहाँ? चंपावत में, लोहाघाट के आसपास है, कुछ दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, वैसे जो एबॉट माउंट है इसको कुछ भूतिया बंगला इस तरह का भी कुछ कहते हैं, तो जो लोग वहाँ रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। कनिष्क साहिक 2018 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग? तो स्वर्ण युग देखते हैं आपको कत्यूरी और कुड़िंद, तो गोरखा तो करोगे नहीं, मगध तो खैर था नहीं यहाँ। तो ये इसमें से आपको करना है क्या? ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और प्रथम जो ऐतिहासिक राजवंश है वो भी कत्यूरी है, और प्रथम जो राजनैतिक वंश है तो ये हो जाएगा कुड़िंद। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो राजनीतिक जो वंश आएगा तो ये याद रखिएगा कुड़िंद, और ऐतिहासिक जो वंश आएगा तो ये हो जाएगा कत्यूरी। तो दोनों आप याद रखिएगा। इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण युग तो कत्यूरी साम्राज्य। तो कनिष्क साहिक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, और ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कुछ समय पहले आया था, कनिष्क साहिक 2019 में दिसंबर के समय पूछा गया था। कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था? सलामी, पुंगारी, दस्तूर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन भी ऐसे हैं, लगेगा कि जैसे सलामी हो सकता है, पुंगारी हो सकता है या दस्तूर हो सकता है। तो जिन्होंने पढ़ा तो उनका तो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दस्तूर जो है ये सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दस्तूर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन
किसने किया था। बाकी ऑप्शन देखिए आप बिल्कुल लगा लेंगे, डॉक्टर राम सिंह, हरिकृष्ण रतूड़ी, गिरदा, और बाकी आपने सत्य प्रसाद रतूड़ी इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो ये हो जाएंगे हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से, तो मसूरी से इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन ये भी रहेंगे और फिर बाकी अंत में फिर उत्तराखंड रहेगी। तो अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी बेल आइकन भी जरूर दबाएगा, क्योंकि वीडियो हमारी हर रोज़ आती है तो इसके नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आता, तो इसके लिए बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता तब भी प्ले लिस्ट पर आपको 7 साढ़े 7 बजे सात बजे तक लगभग वीडियो हर रोज़ आ जाती है, 7 साढ़े 7 तक, तब भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीटों के लिए आरक्षण का प्रदान करता है। बाकी आपने खाली आरक्षण के बारे में पढ़ा है, तो इसी में जैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी कि SC ST है, बाकी OBC के लिए नहीं है ये। तो यहाँ पर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 का डी में है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी अगर देगा तो महिलाओं के लिए भी, और ये जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, SC ST और महिलाओं के लिए, तो इन सब के लिए जो आरक्षण की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 243 के डी में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। तो ये पिछली बार भी बहुत सारे एग्जामों में आया था, खैर आते रहता है और भी एग्जाम में जहाँ भी एग्जाम होते हैं। अगला प्रश्न है, किस के शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, HD देवगौड़ा या फिर PV नरसिंह राव। तो 1990-91 के आसपास की बात है। तो उस समय वित्त मंत्री भी हुआ करते थे कौन, मनमोहन सिंह, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पर पूछा गया, तो PV नरसिंह राव हो जाएंगे हमारे सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज जो आपको बताना प्रश्न दोस्तों वो है IMF के बारे में, जितना हो सके जरूर बताइएगा। और भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष में आयोजित किया गया था, 1985 में आयोजित किया गया था। सॉरी 1985 में तो उसकी स्थापना हुई थी, उस समय हुई थी ढाका में, तो मैंने गलत बोल दिया। और जो इसकी स्थापना हुई थी, चलो स्थापना की बात कर लेते हैं, 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ, ढाका में। और हेडक्वार्टर इसका ढाका में नहीं है, तो ये कहाँ है, तो ये है काठमांडू में, नेपाल में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, 8 देश इसमें है, 8 देश इसमें है। और सार्क में जो सर्वप्रथम भारत में आयोजित हुआ था तो ये हुआ था 1986 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और ये हुआ था बेंगलुरु में, उसमें बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में उसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो वायुमंडल की निचली परत हो जाएगी, जैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद हम समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल, इस तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य मंडल, तो खैर बीच में होगा। ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर समताप मंडल, इस तरह से जहाँ ये ओजोन मिलती है यहाँ समताप मंडल में, जैसे यहाँ जो हवाई जहाज होते हैं सब उड़ते हैं इधर। और जैसे क्षोभ मंडल है, जैसे यहाँ जैसे जो जितनी भी जैसे आजकल बारिश हो रही है तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो थोड़ा आपको अनुच्छेद जो ऑप्शन अलग दिख रहा होगा तो वो आप बिल्कुल टिक कर दीजिए, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 का क। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 348 के क में है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिक्खों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिक्खों का खालसा में रूपांतरण किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इसी यहाँ पर मैं लाता हूँ हर रोज़ आपके लिए, आपको लगता होगा कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। तो किस सिख गुरु के द्वारा सिक्खों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। डुप्ले, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव या अल्मेडा। तो फ्रांसिस की जो डी अल्मेडा था ये, तो इसने ही की थी नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अल्मेडा ही था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, का यहाँ पर आपको भरना रहेगा, भारतीय संघ में विलय हो गया था 1949 में। कुमाऊनी रियासत, रामपुर रियासत, टिहरी रियासत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको भली भांति पता है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हो गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही उत्तर
ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। बाकी आपने भी बिल्कुल सोच लिया होगा कि कुमाऊनी रियासत, रामपुर रियासत, तो ऑप्शन से ऐसे हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा ना सोचें इस एग्जाम को हल्के में ना लें, इस प्रश्न को कई बार आता है यहाँ से प्रश्न। जो लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो खैर आसान है, उनका रिवीजन हो रहा होगा, उनको मज़ा भी आ रहा होगा। बाकी जो लोग नए हैं थोड़ा उन्हें भी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर, ये जो ध्वज मंदिर है को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में है, कचेरी महामृत्युंजय जागेश्वर, तो गुजर देव या कचेरी देवी, तो कचेरी मंदिर, तो इसका उत्तर है गुजर देव मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। ध्वज मंदिर को द्वाराहाट में जो अन्य नाम से जाना जाता है गुजर देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी, कुमाऊं का खजुराहो, बाकी बहुत कुछ है द्वाराहाट का, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वाराहाट गुजर देव मंदिर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भूमसेन से भोटिया मत कर देना, ये करना आपको बोक्सा। बोक्सा जनजाति में होती भूमसेन देवता की पूजा। और जैसे ये लोग पूजा करते, जैसे पिछली बार भी वीडियो में भी आया था, जैसे चामुंडा देवी की भी पूजा करते हैं लोग, और चामुंडा और साकरिया देवता भी हैं इनके, जिनको ये पूछते हैं साकरिया देवता। और कौन से हो गए, जैसे ग्रामखेड़ी देवी, हाँ ग्रामखेड़ी देवी की भी पूजा करते हैं लोग बोक्सा लोग। और ज्वालपा देवी की भी पूजा करते हैं लोग। तो बहुत इनकी पूजा करते हैं, सब याद रखें, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ एक ही देवता आएगा एग्जाम में, जैसे भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बोक्सा। तो अगली बार चामुंडा देवी भी पूछा गया था। फिर अगली बार आ गया किसी एग्जाम में, साकरिया देवता की पूजा की जनजाति में पूजा करती है, तो एक ही बार आएगा साकरिया देवता। फिर अगर आपको नहीं आए तो एग्जाम में फिर यही ऑप्शन रहेंगे इस तरह से, भोटिया, थारू, जाड़, भोटिया, इस तरह से। फिर तो ये सब याद रखेगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोक्सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो खैर ये तो आपने परीक्षा में बिल्कुल आसानी से पढ़ा होगा, जो पीछे से प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 23 जनवरी 1939 को स्थापना हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की, देहरादून के चक्कूवाला में श्याम सिंह नेगी के घर पर, और मतलब कि आवास पर उनके, श्याम सिंह नेगी के। तो ये सब बिल्कुल आप याद रखेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कू में उल्लेखित नाम है। अल्मोड़ा सिक्कू में उल्लेखित नाम है शिवपाल नहीं, शिवदत्त, शिवपालित, शिवहरि नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत। तो इनका नाम था अल्मोड़ा सिक्कू में। अभी अल्मोड़ा सिक्के मतलब कि किस वंश से संबंधित? तो कुड़िंद, जैसे कुड़िंदू के जैसे अल्मोड़ा सिक्के हो गए। और जैसे अमोघ भूति प्रकार के जैसे मुद्रा, क्योंकि अमोघ भूति जो था शक्तिशाली शासक था कुड़िंदू का, तो ये अल्मोड़ा सिक्के और कुड़िंद एक अमोघ भूति हो गया। और तीसरा बचा दो छत्रेश्वर या चित्रेश्वर, ये शिव जी से संबंधित थे, तो ये भी इनकी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है? मैं सही युग्म सुमेलित का, अच्छा एक बताना है, इसमें से एक ही सही होगा। सोमचंद्र राजबुंगा। अब बताओ, सोमचंद्र राजबुंगा हमारा उत्तर पहले ही प्रश्न पढ़ते ही, पहला ऑप्शन पढ़ते ही उत्तर आ गया, और हमें क्या चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमचंद्र राजबुंगा। बाकी जैसे अजय पाल को टिहरी दे के तो गलत कर दिया यहाँ पर, क्योंकि टिहरी तो महाराजा सुदर्शन शाह के समय से उन्होंने बनाई थी। और जैसे देवलगढ़ में जैसे अजय पाल हम कह सकते हैं, चांदपुर गढ़ी में जैसे कनकपाल आया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर गलत दे दिया ऊपर नीचे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सोमचंद्र राजबुंगा किला, जो कि चंपावत में है, सोमचंद्र ने बनाया था। तो ये सब याद रखेगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है? पिंडारी, यमुनोत्री, चौराबाड़ी या फिर गंगोत्री? तो गंगोत्री करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद आएगा पिंडारी, फिर उसके बाद आएगा मिलम। अगर कुमाऊं का सिद्ध रूप से आता तब मिलम आएगा, बाकी वैसे मिलम तीसरे नंबर पर आएगा क्रम से। और गंगोत्री हिमनद जो है सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।